बचपन से ही पढ़ा या सुना है कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का नौवां सैयारा है, जो सूरज से बहुत दूर सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है। और इसका सूरज के गिर्द एक चक्कर 248 साल में कंप्लीट होता है। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में सबसे छोटा और सूरज से बहुत दूर होने की वजह से इंतहाई ठंडा है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसे सोलर सिस्टम के नक्शे से ही गायब कर दिया गया और आज इसका जिक्र कोई भी एक प्लैनेट के तौर पर नहीं करता। प्लूटो आखिर कहाँ चला गया? क्या ये ख़त्म हो चुका है या फिर हमसे मज़ीद दूर जा चुका है, जहाँ से इसके बारे में जानना हम इंसानों के लिए आज मुमकिन नहीं है? तो इसका जवाब इसमें से कोई भी नहीं है, बल्कि सिंपली ये है कि साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने अपनी जनरल असेंबली के अंदर प्लूटो को एक डॉर्फ प्लैनेट यानी बोनस सैयारा कहकर प्लैनेट की 3 डेफिनेशंस रखी। जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी इन 3 डेफिनेशंस पर पूरा उतरेगी वही एक प्लैनेट यानी सैयारा कहलाएगी। और इन्हीं 3 डेफिनेशंस में से एक शर्त ने प्लूटो को सोलर सिस्टम से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया और आज वो तारीख बर्फीली स्पेस के अंदर आज भी अपने मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है, मगर सोलर सिस्टम फैमिली का हिस्सा नहीं। ऐसा क्यों हुआ और वो 3 डेफिनेशंस क्या थीं? ये जानने से पहले आपको प्लूटो की बनावट और इसकी डिस्कवरी की हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें प्लूटो का पता कैसे चला। प्लूटो की खोज दरअसल 1930 से शुरू हुई और एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट क्लाइंट टॉम्बक ने प्लूटो की खोज की। प्लूटो का डायमीटर 2376.6 किलोमीटर है, जो हमारे चांद से 1097.6 किलोमीटर कम है। ये एक छोटा सा बर्फ का गोला है जिसकी सतह का टेम्परेचर -223 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए यहाँ पर गैसेस भी फ्रीजिंग हालत में मौजूद है। ये बाकी सोलर सिस्टम के प्लैनेट से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसका ऑर्बिट बहुत ही इलिप्टिकल यानी अंडे की शेप का है। ये सूरज के गिर्द 17 डिग्री के एंगल के अंदर ऑर्बिट करता है और ज़मीन से बेहद दूर 7.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। जैसा कि हमारी ज़मीन एक साल में सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है, मगर प्लूटो को सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में 248 साल का टाइम लगता है। आप सोच सकते हैं कि प्लूटो का एक साल कितना बड़ा है। 1929 में प्लूटो पर रिसर्च शुरू हुई और क्लाइंट टॉम्बक को ये काम सौंपा गया और 1930 में इसकी दरियाफ्त एक प्लैनेट के तौर पर कर दी गई। और क्लाइंट टॉम्बक अपनी सारी कैलकुलेशंस को गलत साबित होता देखकर हैरान रह गए कि ये ज़मीन के मैस के बराबर नहीं है, बल्कि इसका मैस तो चांद से भी कम है। ये ज़मीन के मुकाबले में सिर्फ 0.2% ही है। अब तक हमारे पास इसकी धुंधली तस्वीरें ही मौजूद थी और इसके बारे में मज़ीद जानना इंतहाई ज़रूरी था और वो मुमकिन था किसी स्पेस प्रोब की मदद से। मगर 17 अरब किलोमीटर की दूरी तक जाना कोई आसान काम नहीं था और साथ साथ परफेक्ट एंगल और कैलकुलेशंस भी ज़रूरी थी। और अगर थोड़ी सी भी कोई गलती या गड़बड़ हो जाती तो ये मिशन फेल हो जाता। 1977 में पहले वायेजर 2 और फिर वायेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को सोलर सिस्टम के गैस जाइंट की खोज के लिए स्पेस में भेजा गया, जिसमें प्लूटो भी शामिल था। इन स्पेसक्राफ्ट्स ने हमें बहुत सी कीमती इंफॉर्मेशन फ्राहम की, मगर प्लूटो हमारी पहुंच से अभी भी बहुत दूर था और हमारे पास इसकी एक धुंधली तस्वीर के सिवा कुछ भी नहीं था। फिर टाइम आया 19 जनवरी 2006 का, जब नासा ने न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को खास तौर पर खला में प्लूटो के बारे में जानने के लिए लॉन्च किया और ये इंसानी तारीख में सबसे दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट बना। और आज भी हमसे राब्ता टूटने के बावजूद ये मुसलसल कहीं पर दूर आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये 5 अरब किलोमीटर का फासला 9.5 साल के अंदर तय करके प्लूटो से सिर्फ 10 दिन के फासले पर था कि अचानक इसका राब्ता हमसे टूट गया। इसे प्लूटो के गिर्द मौजूद काइपर बेल्ट को भी स्टडी करना था, जो कि कई छोटे सैयारों, हज़ारों पुराने बर्फीले ऑब्जेक्ट या अरबों बर्फीले एस्ट्रॉइड का घर है, क्योंकि इससे हमारे सोलर सिस्टम की बनावट के बारे में या इसकी शुरुआत के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलनी थी। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट की स्पीड इतनी तेज थी कि हमारे चांद तक का फासला तकरीबन 4 लाख किलोमीटर है, जो इसने सिर्फ 9 घंटे में तय कर लिया, जबकि इससे पहले स्पेसक्राफ्ट वायेजर 2 और वायेजर 1 को चांद तक पहुंचने में 4 दिन का वक्त लगा था।
एक साल में जुपिटर तक पहुंचकर इसने ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट की मदद से अपनी रफ्तार मजीद बढ़ा दी और ये रफ्तार थी 50,000 किलोमीटर पर घंटा। अगले 8 साल तक ये इसी रफ्तार से चलता रहा, मगर मसला ये था कि इस रफ्तार से इसे प्लूटो पर लैंड करना या इसकी रफ्तार को कम करना किसी सूरत मुमकिन नहीं था। इसलिए ये सिर्फ एक फ्लाई बाय मिशन था, यानी हमारे पास सिर्फ एक चांस था कि प्लूटो के ऊपर से चक्कर लगाकर न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट इसको ऑब्जर्व करके इसका तमाम डाटा इकट्ठा करें, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट को ज़मीन से ऑपरेट करने के लिए एक सिग्नल को रोशनी की रफ्तार से भी 4 घंटे का वक्त लगता है। इसलिए न्यू होराइजन में ये कमांड्स पहले से ही मौजूद थी कि इसे किस वक्त और कहां पर मूव करना है। मगर 10 दिन पहले ही जब हम प्लूटो से बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, न्यू होराइजन से राब्ता अचानक टूट गया। 2 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद जब ये राब्ता बहाल हुआ तो इसका सारा सिस्टम रिबूट हो चुका था, यानी सबका सब डाटा ख़त्म हो गया था और कुछ भी नहीं बचा था। साइंटिस्ट ने 72 घंटे लगातार काम करके दोबारा से कई कमांड्स को बिना किसी गलती के इसमें अपलोड किया और फिर न्यू होराइजन ने प्लूटो की ऐसी हैरान कुन तस्वीर भेजनी शुरू की जिससे हमें पता चला कि यह नाइट्रोजन गैस से भरी बर्फीली वादियों पर मुश्तमिल एक ठंडा तरीन गोला है। हम इसके ऑर्बिट, मौसम और स्ट्रक्चर के बारे में तमाम ज़रूरी बातें जान गए थे, मगर अब सवाल ये था कि न्यू होराइजन का क्या किया जाए। जनवरी 2019 तक ये अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर काइपर बेल्ट तक जा पहुंचा, जो प्लूटो से भी कई अरब किलोमीटर दूर है। मगर इसके बाद इसके कैमरे बंद हो गए और इससे राब्ता टूट गया और अब ना जाने ये खला के अंदर कितनी दूर तक और कहां तक पहुंच गया होगा। हमें ना तो इसके बारे में कोई आइडिया है और ना ही हम इसे देख सकते हैं। साल 2005 में जब एक नए प्लैनेट इरीज की दरियाफ्त हुई, जो कि प्लूटो से भी कहीं ज़्यादा दूर और कहीं ज़्यादा मैसिव था, तो इसने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को प्लैनेट की डेफिनेशन को दोबारा से डिफाइन करने पर मजबूर किया और यूँ 2006 के 26वें जनरल असेंबली में एक ऑब्जेक्ट को प्लैनेट कहलाने के लिए 3 शराइत लागू किए गए, जो ये थे। कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी प्लैनेट तब कहलाएगी जब वो सूरज का चक्कर लगाता हो और वो भी अपने खुद के ऑर्बिट में। नंबर 2, इसका इतना मैस हो कि वो खुद को राउंड शेप में बरकरार रख सके। इन दोनों कंडीशंस को तो प्लूटो फॉलो करता है, मगर तीसरी शर्त ये थी कि वो अपने आसपास के ऑर्बिट को साफ रखे और अगर इसके आसपास कुछ मौजूद है, मसलन प्लैनेट के गिर्द एस्ट्रॉइड चक्कर लगाते हैं, ये ऐसे ही इसके गिर्द चक्कर लगाएं या फिर प्लैनेट के साथ टकरा कर इसके साथ जुड़ जाएं। और यही वो कंडीशन थी जिसे प्लूटो फॉलो नहीं करता, क्योंकि किसी भी प्लैनेट की कशिश की वजह से एस्ट्रॉइड इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। मगर प्लूटो इतना छोटा है कि इसकी ग्रेविटी ना तो इन एस्ट्रॉइड को घुमा सकती है और ना ही खुद में समा सकती है। इसलिए इसे डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया, जिसमें और भी 4 सैयारे शामिल हैं जो बिल्कुल प्लूटो ही की तरह हमारे सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। यानी प्लूटो पहले ही की तरह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है, ये तबाह नहीं हुआ, सिर्फ इसकी कैटेगरी बदल गई है। तो दोस्तों, ये थी प्लूटो की असल कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।